26 जनवरी की परेड में भेष बदलकर घुस आया आतंकी। यह बात उस सुबह किसी को पता नहीं थी, जब दिल्ली की सर्द हवा में तिरंगे की खुशबू घुली हुई थी। राजपथ के दोनों ओर लोग अपने अपने स्थानों पर जमा थे। बच्चे रंग बिरंगे गुब्बारे थामे खड़े थे। बुजुर्गों की आंखों में गर्व चमक रहा था और जवानों की चाल में वह अनुशासन था जो देश की रीढ़ कहलाता है। ढोल नगाड़ों की थाप, बैंड की धुन और परेड की तैयारी, सब कुछ सामान्य था। पर इसी सामान्यता की ओट में असामान्य कदम बढ़ चुके थे। वह आदमी भीड़ में आम दर्शक जैसा दिख रहा था। सादा जैकेट, ऊनी टोपी, गर्दन में पहचान पत्र, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। किसी को शक नहीं, वह कभी मोबाइल निकालकर फोटो लेने का नाटक करता, कभी आसपास के लोगों से देशभक्ति की बातें करता। उसकी हिंदी में हल्का सा लहजा था, पर इतना नहीं कि ध्यान खींचे। हर 10 कदम पर उसकी नजरें इधर उधर घूमती, जैसे किसी तालमेल का इंतजार कर रही हों। किसी की नजर में वह उत्साही नागरिक था, पर उसकी धड़कनों में एक और ही लय थी, गिनती की, ठंडी और क्रूर। सुरक्षा घेरा कई परतों में था। मेटल डिटेक्टर, फेशियल स्कैन, हाथों में आधुनिक हथियार थामे जवान, सब तैनात। परेड का अभ्यास महीनों से चला था और हर चेहरा दर्ज था। फिर भी वह भीतर आ चुका था। भेष बदलने का हुनर, नकली कागजात और भीड़ की मनोविज्ञान, इन सब का मिश्रण उसे यहां तक ले आया था। उसका असली नाम किसी फाइल में बंद था, पर आज वह एक झूठे नाम के साथ खड़ा था। उसी भीड़ में एक और शख्स था, कप्तान आर्यन सिंह। साधारण कपड़ों में, बिना किसी दिखावे के। उसकी आंखें परेड नहीं, लोगों को देख रही थीं। वर्षों की ट्रेनिंग ने उसे सिखाया था कि खतरा अक्सर शोर नहीं करता, वह खामोशी ओढ़कर चलता है। आर्यन की नजर उस आदमी पर टिक कर नहीं रुकी, बस एक पल के लिए ठहरी, जैसे किसी धुन में बेसुरा सुर आ गया हो। उसने नोटिस किया कि वह आदमी हर बार कैमरा उठाते समय आसपास की सुरक्षा पोस्ट की दिशा में एक झलक डालता है। बहुत छोटा संकेत, पर संकेत। आर्यन ने अपने कान के पीछे लगे माइक्रो ईयरपीस को हल्का सा छुआ। कोई आदेश नहीं, बस एक सूचना, सेक्टर B7, तीसरी पंक्ति, सादा जैकेट, इतना ही। वह जानता था कि सिस्टम हर सूचना को तौलता है। गलत अलार्म से बचना उतना ही जरूरी था जितना सही अलार्म। परेड शुरू हुई। बैंड की धुन के साथ कदम ताल आगे बढ़ी। टैंकों की गड़गड़ाहट और मिसाइलों की झलक पर तालियां गूंज उठीं। उसी शोर में वह आदमी धीरे धीरे आगे खिसका। उसकी उंगलियां जैकेट की जेब में कुछ खोजती सी लगीं। चेहरा शांत, आंखें तीखी। आर्यन ने अपने जूते का फीता ठीक करने का नाटक किया और झुकते हुए सामने की लाइन में खड़े जवान को एक इशारा किया। बहुत छोटा, लगभग अदृश्य। तभी अचानक एक बच्चा रोने लगा। भीड़ में हलचल हुई। वह आदमी रुक गया, फिर मुस्कुराकर बच्चे को चॉकलेट देने लगा। आसपास के लोग पिघल गए। अरे कितना अच्छा आदमी है, किसी ने कहा। वही क्षण सबसे खतरनाक था, जब संदेह पिघलता है। आर्यन का दिल तेज धड़क रहा था, पर चेहरा शांत। उसने देखा, उस आदमी की कलाई पर एक पतली सी घड़ी, पर उसकी पट्टी पर एक छोटा सा उभार। सामान्य नहीं। उसने अपनी सांस को गिना। 1, 2, 3। भीड़ की आवाज बढ़ी। मंच पर राष्ट्रगान की तैयारी होने लगी। समय सिकुड़ रहा था। सिस्टम ने प्रतिक्रिया दी। सेक्टर B7 में एक और सादा कपड़ों वाला जवान पास आया। उसने राह पूछने के बहाने उस आदमी से बात की। आवाज का उतार चढ़ाव, शब्दों का चयन, सब नोट किया गया। आदमी ने जवाब दिया, पर उसकी आंखें बोलते वक्त भीड़ के बीच किसी निश्चित बिंदु को खोज रही थीं। तभी कहीं दूर एक व्हिसल बजी। सामान्य, पर इस खेल में हर सामान्यता संदिग्ध थी। आर्यन ने तय कर लिया। उसने अपने कदम बढ़ाए, बहुत सहजता से। वह आदमी अब जैकेट की जेब में हाथ डाल चुका था। उसी पल 2 हाथ उसके कंधों पर पड़े, मजबूत, निर्णायक। भाई साहब, पहचान पत्र दिखाइए। आवाज शांत थी, पर उसमें जगह नहीं थी। आदमी ने पलट कर देखा। 1 सेकंड के लिए उसकी आंखों में वह झलक थी जो चेहरे पर नहीं छिपाई जा सकती। घबराहट। भीड़ को कुछ समझ नहीं आया। क्या हुआ? क्यों रोक रहे हैं? सवाल उठे, पर सुरक्षा घेरा तुरंत सख्त हुआ। आसपास के लोग धीरे धीरे पीछे हटाए गए। परेड की धुन जारी रही। देश की धड़कन रुकनी नहीं चाहिए थी। उस आदमी ने हंसने की कोशिश की। अरे भाई, क्या बात है? उसने पहचान पत्र बढ़ाया। कागज असली सा था, पर आर्यन की नजर उस उभार पर थी। घड़ी उतारिए, उसने कहा। आवाज अब भी सामान्य थी। पल भर की खामोशी। आदमी का हाथ कांपा। उसी क्षण एक तीसरा जवान आगे बढ़ा। सब कुछ सेकंडों में हुआ। घड़ी उतरी, पट्टी खुली और भीतर छिपा सच सामने आ गया। आर्यन ने सांस छोड़ी, पर खेल खत्म नहीं हुआ था। उसने भीड़ की ओर देखा। कहीं और तो नहीं? उसकी ट्रेनिंग कहती थी, अकेला मोहरा अक्सर ध्यान भटकाने के लिए होता है। उसने अपने ईयरपीस में कहा, कोड येलो, परेड जारी, सेक्टर स्कैन। उस आदमी को शांत तरीके से ले जाया गया। कोई हंगामा नहीं, कोई चीख नहीं। लोग अभी भी तालियां बजा रहे थे। मंच पर झंडा फहराया जा रहा था।
तिरंगा ऊपर उठते ही हवा में गर्व की लहर दौड़ी। किसी को पता नहीं था कि उसी हवा में खतरा भी तैर रहा था और उसी हवा ने उसे दबा भी दिया था। पीछे एक बंद कमरे में पूछताछ शुरू हुई। सवाल छोटे थे, जवाब टालने वाले। नाम बदलते रहे, कहानियां उलझती रहीं, पर एक बात साफ थी, आज कुछ बड़ा होने से पहले रुक गया था। आर्यन खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। परेड अपने चरम पर थी। बच्चों की हंसी, बुजुर्गों की आंखों में नमी, सब सुरक्षित। लेकिन आर्यन जानता था, यह सिर्फ शुरुआत है। हर कहानी का पहला अध्याय सबसे शांत होता है। असली तूफान उसके बाद आता है। उसने घड़ी देखी और मन ही मन अगली चाल की तैयारी की। क्लोज रूम की हल्की पीली रोशनी में वह आदमी कुर्सी पर बैठा था, हाथ सामने टेबल पर रखे हुए, हथकड़ियां ढीली लेकिन मौजूद। चेहरे से अब वह आम नागरिक वाला नकाब उतर चुका था। आंखों में एक अजीब सी सख्ती थी, जैसे हार मानने से पहले आखिरी दांव खेलना चाहता हूं। बाहर परेड का शोर अब भी सुनाई दे रहा था, पर इस कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक और सांसों की आवाज थी। आर्यन उसके सामने बैठा नहीं, बल्कि खड़ा रहा। यह पूछताछ का पहला नियम था, ऊपर से देखना, दबाव बनाना। तुम अकेले नहीं आए, आर्यन ने बिना भूमिका के कहा। आदमी मुस्कुराया, होंठों पर हल्का व्यंग्य। तुम्हें क्या लगता है, उसने पलटकर सवाल किया। आवाज में आत्मविश्वास था, जैसे उसे पता हो कि उसकी चुप्पी भी हथियार है। आर्यन ने फाइल टेबल पर रखी। नकली पहचान पत्र, घड़ी, वायर और कुछ कोड्स। तुम्हारी घड़ी में जो था वह सिर्फ ट्रिगर था, आर्यन बोला। असल चीज कहीं और है। आदमी की पलकें एक पल के लिए झपकी। बहुत छोटा संकेत, पर आर्यन ने देख लिया। उसी समय कंट्रोल रूम से संदेश आया, सेक्टर डी में संदिग्ध मूवमेंट। आर्यन का जबड़ा सख्त हो गया। उसे अंदेशा था। उसने कमरे से बाहर निकलते हुए बस इतना कहा, तुम्हारा समय चल रहा है। दरवाजा बंद हुआ और बाहर का माहौल बदल गया। सेक्टर डी परेड रूट से थोड़ा हटकर था। वहां अस्थायी स्टॉल, टीवी वैन और तकनीकी टीमें थीं। भीड़ कम थी, लेकिन यही जगह सबसे संवेदनशील थी। आर्यन तेज कदमों से बढ़ा। उसके साथ 4 जवान थे, सब सादे कपड़ों में। किसी को शक ना हो, यही मकसद था। वहां एक युवक कैमरा कंधे पर लटकाए खड़ा था, मीडिया स्टाफ जैसा। वह लगातार ईयरफोन में कुछ बुदबुदा रहा था। आर्यन ने दूर से ही देखा, उसकी उंगलियां बार बार कैमरे के नीचे लगे एक स्विच पर जा रही थीं। परेड का लाइव फीड यहीं से जा रहा था। अगर कुछ होता, पूरा देश देखता। आर्यन ने हाथ उठाकर टीम को फैलने का इशारा किया। एक जवान पीछे से, एक बाईं ओर से। वह खुद सामने से बढ़ा। भाई पास दिखाइए, उसने सहज आवाज में कहा। युवक ने कैमरा एडजस्ट करते हुए कहा, लाइव है सर, डिस्टर्ब मत कीजिए। वही पल था। आर्यन ने झट से कैमरे को पकड़ लिया। भीतर कुछ खटका, सामान्य कैमरे जैसा नहीं। युवक ने धक्का दिया, भीड़ में भागने की कोशिश की, लेकिन 2 सेकंड भी नहीं लगे। उसे जमीन पर दबा दिया गया। कैमरा खोला गया। अंदर जो निकला उसने सबको चुप करा दिया। एक छोटा लेकिन शक्तिशाली डिवाइस टाइमर से जुड़ा हुआ। टाइमर पर सिर्फ 7 मिनट बचे थे। बॉम्ब स्क्वाड, आवाज गूंजी। परेड अब अपने निर्णायक क्षण में थी। मंच पर राष्ट्रपति का संबोधन शुरू होने वाला था। किसी भी तरह की अफरा तफरी देश के मन में डर भर देती। आर्यन ने टाइमर देखा, फिर उस युवक की ओर झुका। कोड, उसने पूछा। युवक हंसा। अब देर हो चुकी है। आर्यन ने 1 सेकंड के लिए आंखें बंद की। फिर उसने कंट्रोल रूम में कहा, फिर डाइवर्ट करो, सेक्टर डी क्लोज। आदेश तुरंत लागू हुआ। जनता को कुछ पता नहीं चला। उधर बॉम्ब एक्सपर्ट पहुंचा। तार, लाल, नीला, काला, क्लासिक जाल। उसी पल आर्यन के दिमाग में पहले पकड़े गए आदमी की आंखों की झलक कौंधी। उसने रेडियो उठाया। पूछताछ वाले कमरे में जो आदमी है, उससे पूछो, कौन सा तार? जवाब आया। वह बोल नहीं रहा। आर्यन ने जोखिम लिया। वह वापस दौड़ा। कमरे में पहुंचा तो वह आदमी शांत बैठा था, जैसे सब तय हो चुका हो। आर्यन ने सीधे कहा, तुम्हारा दूसरा आदमी पकड़ा गया है। टाइमर चल रहा है। अगर आज कुछ हुआ, तुम्हारा नाम कोई नहीं जानेगा, बस एक कायर के तौर पर मरेगा। 1 पल, 2 पल। आदमी की मुस्कान टूटी। उसने धीमी आवाज में कहा, नीला, लेकिन काटना मत, निकालना। आर्यन ने शब्द दोहराए। सेक्टर डी तक पहुंचे। पसीने से भीगा एक्सपर्ट, कांपते हाथ। टाइमर, 1 मिनट। नीला तार निकाला गया। एक बीप, फिर सन्नाटा, सिर्फ सन्नाटा। फिर किसी ने गहरी सांस ली। खतरा टल चुका था। बाहर मंच से जय हिंद की आवाज गूंजी। तालियां आसमान तक उठी। देश सुरक्षित था। फिर से आर्यन बाहर निकला। तिरंगा हवा में लहरा रहा था। किसी को नहीं पता था कि आज आजादी सिर्फ दिखाई नहीं दी, बचाई भी गई थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जो पकड़े गए थे वे सिर्फ मोहरे थे और असली दिमाग अब भी पर्दे के पीछे था। रात गहराने लगी थी। परेड खत्म हो चुकी थी, भीड़ छूट चुकी थी, लेकिन सुरक्षा मुख्यालय के भीतर हलचल तेज होती जा रही थी। बड़े बड़े मॉनिटरों पर
देश के अलग अलग हिस्सों के नक्शे चमक रहे थे। पकड़े गए दोनों आतंकी अलग अलग कमरों में थे, पर दोनों की चुप्पी एक जैसी जिद्दी थी। आर्यन अब थका हुआ नहीं दिख रहा था, बल्कि और ज्यादा सतर्क। उसे अच्छी तरह पता था कि 26 जनवरी जैसी तारीख पर एक ही वार नहीं किया जाता। यह एक श्रृंखला होती है। पहला ध्यान भटकाने के लिए, दूसरा डर पैदा करने के लिए, और तीसरा संदेश देने के लिए। तभी इंटेलिजेंस विंग का अधिकारी तेज कदमों से आया। उसके हाथ में एक टैबलेट था। कप्तान, इंटरसेप्टेड कॉल, उसने कहा। परेड के ठीक पहले की। आर्यन ने स्क्रीन देखी। टूटी फूटी आवाज, कोड वर्ड्स, लोकेशन संकेत। एक नाम बार बार उभर रहा था, अल्फा हैंडलर। यह फील्ड ऑपरेटिव नहीं है, आर्यन ने कहा। यह ट्रेनर है, मास्टरमाइंड। अधिकारी ने सिर हिलाया। और वह अभी भारत में ही है। कमरे में सन्नाटा पसर गया। अगर यह सच था तो आज की नाकामी के बाद वह आदमी भागने की कोशिश जरूर करेगा। आर्यन ने तुरंत आदेश दिए। एयरपोर्ट, बस टर्मिनल, रेलवे स्टेशन, सब अलर्ट पर। उसी समय पहले पकड़े गए आतंकी ने बोलने की इच्छा जताई। शायद डर, शायद लालच, या शायद उसे लगा कि खेल खत्म हो गया है। आर्यन उसके सामने बैठा। इस बार खड़ा नहीं हुआ। अल्फा दिल्ली से नहीं जाएगा, वह आदमी बोला। वह यही है, क्योंकि उसे यहीं मरना पसंद है या मारना। आर्यन की आंखें ठंडी हो गईं। कहां? पुरानी दिल्ली, भीड़, गलियां, शोर। वहां वर्दी बेकार हो जाती है। ये वही जगह थी जहां पहचान खो जाती है। आर्यन ने टीम चुनी। कम लोग, भरोसेमंद, बिना सायरन, बिना शोर। रात की अंधेरी गलियों में गाड़ी घुसी। दुकानों के शटर आधे गिरे हुए थे। कहीं कहीं चाय की दुकानें खुली थीं। मसालों और धुएं की मिलीजुली गंध हवा में थी। एक पुराने मकान के सामने गाड़ी रुकी। ऊपर एक खिड़की में हल्की रोशनी थी। आर्यन को एहसास हुआ, यही वह जगह है जहां से आज सुबह मौत का प्लान बना था। टीम ने चारों तरफ से घेरा। आर्यन सीढ़ियां चढ़ा, हर कदम सोच समझकर। दरवाजा अंदर से बंद था। उसने इशारा किया, एक ही बार। दरवाजा टूटा। अंदर एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था। सामने लैपटॉप, स्क्रीन पर न्यूज चैनल। 26 जनवरी की परेड की रिकॉर्डिंग चल रही थी। वह मुस्कुरा रहा था। खूबसूरत परेड थी, उसने कहा। काश मेरा काम पूरा हो जाता। आर्यन ने हथियार तान दिया। खेल खत्म? वह आदमी हंसा। नहीं कप्तान, खेल बस टला है। अचानक उसने मेज के नीचे हाथ डाला। गोली चलने से पहले ही आर्यन ने छलांग लगाई। 2 गोलियां चलीं, एक दीवार में, एक फर्श में। तीसरी चली ही नहीं। आदमी जमीन पर गिर चुका था। कंधे से खून बह रहा था। उसे जिंदा पकड़ लिया गया। सुबह जब सूरज निकला, दिल्ली सामान्य थी। अखबारों में परेड की तस्वीरें थीं, तिरंगा था, मुस्कुराते चेहरे थे। कहीं एक छोटी सी खबर थी, सुरक्षा कारणों से एक संदिग्ध गिरफ्तार। देश ने चैन की सांस ली, बिना जाने कि चैन की यह सांस कितनी कीमत पर मिली है। आर्यन छत पर खड़ा सूरज को देख रहा था। उसे पता था यह जीत कागजों में दर्ज नहीं होगी, पर इतिहास के हर सुरक्षित पन्ने में छुपी रहेगी। और फिर उसका फोन बजा। दूसरी तरफ से सिर्फ इतना कहा गया, कप्तान, कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। फोन कट चुका था, लेकिन उसकी गूंज आर्यन के भीतर अब भी बाकी थी। कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। यह वाक्य किसी चेतावनी से ज्यादा एक चुनौती था। उसने मोबाइल जेब में रखा और छत से नीचे उतर आया। नीचे मुख्यालय में सुबह की हलचल शुरू हो चुकी थी, पर उसकी आंखों में रात अब भी ठहरी थी। अल्फा हैंडलर को सुरक्षित विंग में शिफ्ट कर दिया गया था। डॉक्टर उसकी हालत स्थिर बता रहे थे। पूछताछ फिर शुरू हुई, पर इस बार लहजा बदला हुआ था। अब सवाल सिर्फ क्या और कहां के नहीं थे, बल्कि क्यों के थे। वह आदमी चुप रहा, फिर अचानक बोला, जैसे किसी ने भीतर का ताला खोल दिया हो। उसने कहा कि यह हमला सिर्फ भारत को डराने के लिए नहीं था, बल्कि दुनिया को एक संदेश देने के लिए था कि अगर सबसे सुरक्षित दिन, सबसे सुरक्षित जगह भी भेदी जा सकती है, तो कोई भी जगह सुरक्षित नहीं। उसने यह भी कहा कि परेड रुक जाती तो वे जीत जाते, पर परेड चलती रही तो वे हार गए। आर्यन ने उसे देखा, एक ऐसे आदमी की तरह जो हार मान चुका था, पर अपनी हार को स्वीकार करने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। बाहर निकलते हुए आर्यन ने कांच के पार से जवानों को देखा, थके हुए पर संतुष्ट। कोई जश्न नहीं, कोई नारे नहीं, बस काम पूरा होने की शांति। दोपहर तक सब कुछ सामान्य कर दिया गया। फाइलें सील हुईं, रिपोर्ट्स ऊपर भेजी गईं, और आदेश आया कि ऑपरेशन की कोई सार्वजनिक जानकारी साझा नहीं होगी। देश को डर नहीं, भरोसा चाहिए था। आर्यन को भी यही सिखाया गया था। सबसे अच्छी जीत वही होती है जो दिखाई न दे। शाम को वह राजपथ के पास से गुजरा। सड़कें खाली थीं, पर सुबह की आवाजें जैसे अब भी हवा में तैर रही हों। उसने उसी जगह पर रुककर तिरंगे की ओर देखा, जो अब भी शान से लहरा रहा था। उसे याद आया, वह बच्चा, वह चॉकलेट, वह पल जब संदेह पिघल रहा था।
और यह भी कि कैसे एक सेकंड की सावधानी ने हजारों जिंदगियां बचा ली। उस रात आर्यन घर नहीं गया। वह मुख्यालय में ही बैठा रहा, रिपोर्ट लिखता रहा, हर बारीकी दर्ज करता रहा, क्योंकि अगली बार दुश्मन अलग होगा, तरीका अलग होगा, पर तारीख शायद वही होगी। उसने अंत में एक पंक्ति लिखी, परेड जारी रही। उसके लिए यही सबसे बड़ी सफलता थी। कुछ दिन बाद बिना किसी औपचारिकता के उसे एक छोटा सा पत्र मिला। न कोई मेडल, न फोटो, बस एक पंक्ति, देश को तुम पर भरोसा है। उसने पत्र मोड़ा, जेब में रखा और मुस्कुराया। यही काफी था। 26 जनवरी फिर आएगी, भीड़ फिर जुटेगी, तिरंगा फिर लहराएगा, और कहीं ना कहीं सादे कपड़ों में कोई आर्यन फिर खड़ा होगा, बिना शोर किए, बिना नाम के, ताकि देश का जश्न निर्बाध चलता रहे। कहानी यहीं खत्म होती है, पर ड्यूटी नहीं।